हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स. Modern physics is a very important branch of physics in which we will study about quantum theory of light and photon photoelectric effect, matter wave, atomic physics जिसमें एक्सरे भी इंक्लूडेड होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियोएक्टिविटी. ये 12th के लास्ट सेक्शन में आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ये सारी चीज पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है नहीं. फोटोन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट इंटायर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चंस बाय कंटेंट रेशियो बहुत हाई है. क्या होता है क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो? जितने क्वेश्चन नीट में आते हैं डिवाइडेड बाय आपको उसके क्रॉसपॉन्डिंग कितना कंटेंट पढ़ना पड़ता है. मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ 8 to 9 क्लास मैक्स टू मैक्स लगता है, कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है. न्यूमेरिकली लेंदी नहीं है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल होता है. और क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं नीट में? 4 to 5 क्वेश्चंस इस कंटेंट से आते हैं. कैसे? फोटोन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंबाइंड से एक क्वेश्चन हर साल होता है. किसी भी ईयर का नीट का पेपर उठा के आप देख ले, नीट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन ना हो. एक क्वेश्चन होता है, 99% नहीं, 100% श्योर एक क्वेश्चन. मैटर वेव, ये भी 99 पॉइंट नहीं, 100% एक क्वेश्चन मैटर वेव से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आता ही है. एटॉमिक फिजिक्स एंड एक्सरे से एक क्वेश्चन डन है, और न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियोएक्टिविटी से एक या दो क्वेश्चन यहां से आता है. टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 5. क्लास कितनी लगेगी? 8. बताओ, कंटेंट 8 क्लास में कवर होगा, क्वेश्चन आएंगे 5. ये है तुम्हारा क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो. और ये इलेक्ट्रोस्टैट का देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट को कवर करने में मिनिमम 20 क्लास लगते हैं, और क्वेश्चंस कितने पूछते जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में? 2 या 3 मैक्सिमम. मतलब इसका क्वेश्चन बाय कंटेंट रेशियो 3/2/20, 1/10 आ गया. और ये देखो कितना हो गया. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? काइनेमेटिक्स में 1D पढ़ते हो, मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, एनएलएम पढ़ते हो. इन सारे का कंटेंट 2-2.5 महीने में कवर होता है. क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 3 और 4. 2.5 महीने में पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे सिर्फ 8 क्लास में पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन आते हैं. मतलब क्या है? मतलब साफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इंपॉर्टेंट का मतलब है नीट में कितने क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आसान आते हैं. इजी क्यों आते हैं? क्योंकि ये कंसेप्चुअल है. बात एक बार आपको ढंग से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर लोगे आसानी से. ठीक है. अब बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर्स मॉडल एंड एक्सेट्रा. पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट फोटोन से. अब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट हुआ कब था? किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने 1901 में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को मतलब इसके कंसेप्ट को डेवलप किया था 1901 में मैक्स प्लैंक ने. इससे पहले लाइट हमने नहीं पढ़ा है. क्या पढ़ा है? ऑप्टिक्स हमने पढ़ा है. फिर उसको किस बेसिस पे पढ़ा था? या उससे पहले भी लाइट के बारे में हम जानते थे क्या? हाँ, जानते थे. फिर उनका क्या डेप्थ थ्योरी था, उनका क्या कंसेप्ट था. तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने बोला था लास्ट ऑफ 1600 सेंचुरी, 1700 सेंचुरी के आसपास. उन्होंने ये बोला था लाइट इज अ पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल. लाइट इज अ कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल. और उन्होंने पार्टिकल नेचर के कंसेप्ट से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिफाइन किया था. मतलब लाइट इज अ पार्टिकल. सबसे पहले किसने बोला था? न्यूटन ने लाइट के बारे में बोला था लाइट इज अ पार्टिकल. देन धीरे धीरे चलता रहा. अब लाइट ने एक दो ऐसी फिनोमेना शो करी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन का थ्योरी सफिशिएंट नहीं था. वो था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. तो आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, उसमें रे ऑप्टिक्स पहले पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं. उसमें न्यूटन के पार्टिकल नेचर को यूज करके हमने पढ़ा है. नेक्स्ट जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो, जिसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इसके बारे में पढ़ते हो, उसमें तो लाइट का वेव नेचर यूज करते हो. तो कुछ ही समय बाद 1700 सेंचुरी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हाइजन नाम का एक साइंटिस्ट आता है जो कहता है लाइट इज अ वेव. तो लोगों ने पूछा वेव? पहले तो पार्टिकल था. थोड़ा नहीं, लाइट इज अ वेव. तो कौन सा वेव? हम तो 2 तरह का वेव जानते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल. तो हाइजन ने बोला इट इज अ मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर मीडियम. तो लोगों ने पूछा कि सन से अर्थ तक भी तो लाइट आता है, लेकिन सन से अर्थ तक तो वो मीडियम नहीं है. उसने बोला मीडियम है, और उस मीडियम को नाम दे दिया उसने ईथर. ये विजनरी मीडियम इसने डिफाइन किया था खुद ने. लोगों को इस पे उतना भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय न्यूटन का जो थ्योरी है, न्यूटन डोमिनेटिंग था. ये छोटा मोटा साइंटिस्ट था, ठीक है. बट
लाइट का इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वेव नेचर से ही शो होता है, तो हाइजन ने बोला लाइट इज अ वेव। कुछ ही समय बाद एग्जैक्टली 1865, कुछ समय नहीं बहुत समय हो गया ये तो, लेकिन थ्योरी के डेवलपमेंट में फिजिक्स में जब पीछे जाते हैं तो ये बहुत कम ही ईयर होता है, 1 2 3 2 4 साल में 10 साल में फिजिक्स नहीं बनता। 1865 मैक्सवेल को होता है कि नहीं, लाइट इज अ वेव बट इट इज अ नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसने बोला लाइट इज अ मिड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से लाइट बना है, और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरफ हो रहा है, तो लाइट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कंसेप्ट बनाया, और उस कंसेप्ट को आप पढ़ते भी ऑप्टिक्स से पढ़ने से पहले, इट डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम ट्रांसवर्स वेव इन नेचर, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल और भी है, जिसको कहते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड एक्सेट्रा। उसी में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक पार्ट है लाइट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जब इन दोनों ने मिलके उस थ्योरी को डोमिनेटिंग इंपोज करने की कोशिश करी कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, तो लोगों को भरोसा होने लगा हो सकता है लाइट इज अ वेव। उस समय तक न्यूटन इस दुनिया से जा चुका था और उसकी डोमिनेंसी थोड़ा बहुत कम होने लगा था। अब है ही नहीं, 100 साल पहले चला गया। अब 1865 से बहुत पहले चला गया था ये, 1737 में चला गया था ये, मतलब 100 साल हो चुके थे। अब मैक्सवेल को लोग मानने लगे थे लाइट इज अ वेव। तभी कुछ समय बाद 1901 में, 1865 के बाद 1901 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लाइट को पार्टिकल एज्यूम करा। किसने? मैक्स प्लैंक ने। और बोला कि जो लाइट की एनर्जी है, पहले वो वेव की एनर्जी कंटिन्यूस होती, लाइट की एनर्जी कंटिन्यूस होती थी, यहाँ भी लाइट की एनर्जी कंटिन्यूस होती थी, लेकिन ये बोला नहीं, लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी ऑफ अ लाइट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। और सबसे पहले इसके बारे में बोला था मैक्स प्लैंक ने 1901 में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करा। और फिर बोलता है लाइट इज अ पार्टिकल। तो न्यूटन ने भी बोला लाइट इज अ पार्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ेंगे, और जो पढ़ रहे हैं उसको पहले किस तरीके से पढ़ा जाता था या उसका कंसेप्ट क्या था। तो सबसे पहले लाइट के बारे में किसने बताया था? बताओ। न्यूटन ने। क्या बताया था? लाइट इज अ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? कर्पस्कुलर पार्टिकल। फिर आता है हाइजन। हाइजन क्या बताता है? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम चाहिए, ईथर इज अ मीडियम। लाइट एक मैकेनिकल वेव है, और उसने वेव नेचर को डोमिनेंस एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। इससे प्रूफ होता है लाइट इज अ वेव। फिर आता है मैक्सवेल, बोलता है नहीं, लाइट तो वेव है, बट वो कौन सा वेव है? वो है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है लाइट। किसने बोला है? मैक्सवेल ने। फिर 1901 में आता है मैक्स प्लैंक। ये क्या बोलता है? नो, लाइट इज अ पार्टिकल एंड एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। एंड एक क्वांटाइज्ड मिनिमम एनर्जी होता है, जिसके फॉर्म में क्वांटाइज्ड होता है, वो एनर्जी होता है HF, जिसको कहते हैं कि ये एक फोटोन HF एनर्जी लेके चल रहा है, राइट। तो कहते हैं कि लाइट is a collection of collection of tiny particle which is called photon, and energy of it photon is HF। ठीक है ना। 1901 के बाद 1920 में आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक के थ्योरी को यूज करा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हेंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। पोलराइजेशन कैसा है? जो वेव से एक्सप्लेन होता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन कैसा है? वेव से एक्सप्लेन होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा है? पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, वो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। फिर कॉम्पटन इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गए, जैसे तुम हो रहे हो। लोग भी उस समय कंफ्यूज हो गए। अब तो ऐसा लग रहा था कि लाइट असल में है क्या पता नहीं, लेकिन जहां जो चीज जिस तरीके से भी एक्सप्लेन हो रही है, लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन हो रही है, वैसे कर दे रहे हैं। लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन हो रही है, वेव मान के एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोई प्रोमिनेंट थ्योरी है ही नहीं लाइट का उस समय तक। जैसे अभी भी आपको कंफ्यूज हो रहा कि सर ये मतलब लाइट है क्या? पहले बोलो पार्टिकल, फिर बोलो मैकेनिकल वेव, फिर बोलो नॉन मैकेनिकल वेव, कह रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, फिर बोलो नहीं वो पार्टिकल ही है, और पार्टिकल नेचर से ये फोटोइलेक्ट्रिक वेव एक्सप्लेन हो सकता है, और ये सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकता है। मतलब है क्या लाइट असल में है क्या? यही बात जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, एक इंसान ने उस समय सोचा था 1923 में, डिब्रॉकली। और बहुत सोचने के बाद उसने बोला कि देखो ऐसा है यार कि लाइट है ड्यूअल नेचर।
जहां पे जो नेचर डोमिनेटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग फेनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। उन्होंने दुनिया को समझाया कि तुम इतना कंफ्यूज मत हो, लाइट के पास दोनों नेचर है। लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, लाइट कैन बिहेव एज अ वेव। लेकिन अब सवाल आता है कि लाइट कब पार्टिकल और कब वेव की तरह बिहेव करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करेंगे। एंड डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्स वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल, उसने बोला था डी ब्रॉगली ने कि सिर्फ लाइट ही नहीं, यूनिवर्स में जितने भी सब ऑब्जेक्ट हैं उनके पास ड्यूअल नेचर होता है। एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव अ ड्यूअल नेचर। सिर्फ लाइट ही नहीं, लाइट तो ड्यूअल नेचर है, लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगली ने बताया। उसके बाद उसने बताया दुनिया में हर चीज के पास ड्यूअल नेचर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि लाइट का बिहेवियर कैसा है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट का कौन सा नेचर पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर उसकी डोमिनेटिंग कब होगी? लाइट है तो वेव भी, ये तो डिसाइड हो गया कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। लेकिन अब डिस्कशन ये है कि वो पार्टिकल की तरह कब बिहेव करेगा और वो वेव की तरह कब बिहेव करेगा। तो सुनना ध्यान से, जब भी लाइट ऐसे चीज से इंटरेक्ट कर रहा हो, जैसे मेरे से लाइट इंटरेक्ट करेगा, तो उसका कौन सा नेचर शो करेगा? रे नेचर। लाइट इज अ रे, रे नेचर शो करेगा। लेकिन अगर वो ऐसे एक होल से इंटरेक्ट कर रहा है जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के बराबर है, तो लाइट विल बिहेव एज अ वेव। लाइट विल बिहेव एज अ वेव। लाइट का वेव नेचर कब डोमिनेटिंग होगा? ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है। लाइट का वेव नेचर कब डोमिनेटिंग होगा? व्हेन लाइट बिहेव एज लाइट इंटरेक्ट्स विथ अ टीनी होल जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के डायमेंशन के बराबर होता है, तो लाइट विल बिहेव एज अ वेव। लाइट मेरे से इंटरेक्ट करे, बोर्ड से इंटरेक्ट करे, मार्कर से इंटरेक्ट करे, जिसका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है, तो लाइट रे की तरह बिहेव करेगा। चाहे तो आप इसको लिखो। पार्टिकल नेचर कब शो करेगा? तो व्हेन लाइट interacts with particle like electron, proton, अल्फा पार्टिकल। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल है, छोटे और बहुत तेजी से चल रहा होता है। इस तरह के पार्टिकल से जब लाइट इंटरेक्ट करता है, देन लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। वो एक लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता। लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल। लाइट इज अ collection of tiny particle and that particle is called photon. That particle is called photon. लाइट के पास एक फोटोन नहीं होता है, there are n number of photon, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है HF के बराबर। अगर लाइट में एक ही फोटोन है तो उसकी एनर्जी होगी HF। अगर दो फोटोन आ गई तो 2HF, तीन फोटोन आ गई तो 3HF। तो HF किसकी एनर्जी है? लाइट की एनर्जी है या फोटोन की एनर्जी है? तो HF इज एनर्जी ऑफ फोटोन, और उस फोटोन से मिलकर लाइट बनता है। अब लाइट की एनर्जी क्वांटाइज कैसे है? मान लो F फ्रीक्वेंसी की लाइट फ्लो कर रही है, तो उसकी एनर्जी, एक एक फोटोन की एनर्जी कभी भी HF/2 नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। HF/3 नहीं हो सकती, HF/4 नहीं हो सकती, 3/2 HF नहीं हो सकता। लाइट की जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है वो होता है HF। जैसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है E, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज होता है 2E। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है Q इज इक्वल टू NE। उसी तरीके से एनर्जी ऑफ लाइट क्वांटाइज्ड होता है E बराबर NHF, और HF इज एनर्जी ऑफ वन ईच फोटोन। तो यहां पे कैसे लिखेंगे? देखिए, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी होती है HF, और बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनता है लाइट। तो यहां पे लिख सकते हैं आप एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू NHF। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर एनर्जी ऑफ लाइट ही पता है आपको, फ्रीक्वेंसी पता है आपको, तो उस लाइट में कितने नंबर ऑफ फोटोन है आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू n, एंड दैट इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ क्या? लाइट डिवाइडेड बाई HF। यहां से निकाल सकते हैं आप नंबर ऑफ फोटोन। आप जानते हैं F इज इक्वल टू होता है बेटा C बाई लेमडा। F इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई लेमडा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं आप C बाई लेमडा। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू हो जाएगा HC बाई लेमडा।
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू hc/λ। अब अगर यहां पे वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, वेवलेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम होने से लाइट की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कम होती है। अच्छा, वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी, देखो डिनोमिनेटर में वेवलेंथ है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी कम होता है और फ्रीक्वेंसी घटने से भी एनर्जी कम होता है। अगर मैं वेवलेंथ को कम करूं, वेवलेंथ डिक्रीज करूंगा तो एच एंड सी तो देखो कांस्टेंट है, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये जो H एंड C है, व्हाट इज H? H इज प्लैंक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड एंड C इज अ स्पीड ऑफ लाइट। C इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। अब हमें यह समझना है कि मान लो मुझे वेवलेंथ पता हो तो H एंड C की वैल्यू हर बार रख के कैलकुलेट करूं मैं, इसका कुछ वैल्यू जो हो सकता है, क्योंकि H कांस्टेंट और C कांस्टेंट है, उसको एक ही बार कैलकुलेट कर लो, तो उसको एक ही बार कैलकुलेट करना चाहिए। और E इज इक्वल टू H इंटू सी। H इंटू सी की वैल्यू रखो, H की वैल्यू रखो 6.67 इंटू 10 टू 34 SI यूनिट में, और ये भी रखो SI यूनिट में। तो ये निकल के आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -25, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है भाई, इंटू 25 डिवाइडेड बाई लैम्डा। SI यूनिट में रखना, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन SI यूनिट में है, तो ये एनर्जी SI यूनिट में आ जाएगा जूल में। ये रहा आपका लैम्डा, किस में रखेंगे आप, मीटर में। तो ये आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। किसकी एनर्जी है, लाइट की फोटोन की, एक इंडिविजुअल फोटोन की। लाइट की कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा। अब एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इस तरीके से, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन is accelerated through the one potential, electron is accelerated through 1 volt potential, then kinetic energy gained by electron is called electron volt। देखो Q बराबर Q डेल्टा V बराबर के ही पढ़ा है आपने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो E, कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया, 1 वोल्ट से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल 1 वोल्ट। तो ये आपको 1 वोल्ट पता चल गया, ई भी पता चल गया ये, तो Q की वैल्यू आपको पता है और ये 1 वोल्ट है, तो इसको रख दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से सोचो, E इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 1 वोल्ट ऐसा यूनिट में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ही तो है। और यहाँ पे देखो E की वैल्यू हमने रख दी, चार्ज की वैल्यू रख दी, और 1 वोल्ट की वैल्यू मैंने 1 रख दिया ऐसा यूनिट में। तो ये ऐसा यूनिट में आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो यहां पे 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस। यहां पे जब रखोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मैनिपुलेशन में लैम्डा को किस में रखना है आपको, एंगस्ट्रम में। असल में ये ऊपर में 10 टू द पावर -9 भी आता है। देखो ऐसा होता क्या है, सॉरी 10 टू द पावर -10, ये 10 टू द पावर -10 भी आता है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि इसको लैम्डा को मीटर में रखोगे, मान लो 1 एंगस्ट्रम है, 1 एंगस्ट्रम है, तो मीटर में रखोगे तो क्या रखोगे, 10 टू द पावर -10, तो 10 टू द पावर -10 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि बार बार इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम ये याद रखो कि लैम्डा को मुझे एंगस्ट्रम में पुट करना है। तो अब क्या रखोगे, 1, तो 1 रखने पे बात तो यही है, ऊपर में वैल्यू रखा ही नहीं मैंने। ये टर्म तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और फोटोन के क्वेश्चंस में ये 80% टाइम यूज होता है। तो ये आपके लिए रटा हुआ होना चाहिए। क्या, एक फोटोन की जो इंडिविजुअल एनर्जी होती है वो अगर आप लैम्डा को एंगस्ट्रम में रखते हो तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम, 12400 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। या आप ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2 इंटू 10 टू द पावर -25 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर, ये आ जाएगा जूल में। क्लियर है बेटा ये बात। अब यहां पे हमें बात करना है कि ये तो हमने बात कर लिया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये सारे होते हैं। तो इन सब का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ देखा जाए तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में पढ़ा था ये चीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले में जब ये पढ़ा था आपने, तो एक टेबल बना हुआ था जो टीचर ने बोला था इसको याद रखो। किस टेबल को? देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, सबसे मिनिमम वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी से शुरू करूं मैं, तो यहां से शुरू होता है गामा रे, फिर होता है ये एक्स रे, फिर होता है अल्ट्रा वायलेट, फिर होता है बेटा विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये आ गया। अब यहां पे अपन विजुअल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब वो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सारे क्वांटम में पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेंगे। मतलब गामा रे इज मेड ऑफ अ फोटोन, X-ray is made of a photon, UV is made of a photon, infrared is made of a photon, photon and photon. ये सारे कलेक्शन ऑफ फोटोन है, सिर्फ लाइट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फोटोन। जब हम यहाँ पढ़ते हैं इसकी बात नहीं करते ना, तो बच्चा हमेशा जीवन भर तक यही समझता है कि विजुअल लाइट में ही फोटोन होते हैं। ये सारे फोटोन के कलेक्शन है जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्स प्लैंक ने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप मानते हो ना, वो असल में पार्टिकल नेचर रखता है, और वो जो पार्टिकल नेचर रखता है उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। तो व्हाट इज गामा रे? गामा रे इज अ हाईली एनर्जेटिक कलेक्शन ऑफ फोटोन। गामा रे इज नथिंग बट अ हाईली एनर्जेटिक कलेक्शन ऑफ फोटोन। बहुत सबसे ज्यादा फोटोन की एनर्जी किसकी होती है? गामा रे की फोटोन की होती है। और सबसे मिनिमम फोटोन वाले एनर्जी किसमें होता है? रेडियो वेव में। क्लियर है? अब इसका टेबल तुमने रटा हुआ याद करो। किसी को याद है? एक दो लोगों को याद होगा, भूल जाओ, जरूरत नहीं है। मैं जबरदस्त चीज बताता हूं, और नीट में एग्जाम में आता भी है। नीट 2015 में एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, आपसे पूछा था ये किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब फ्रीक्वेंसी तुम्हें याद ही नहीं होता, क्योंकि यहां पे असल में एक नहीं याद करना, रेंज याद करना होता है। मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूं, एक देख। विजिबल लाइट की एनर्जी जो होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। तो जब भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी देगा, तो अगर तुम्हें एनर्जी पता है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लो फ्रीक्वेंसी तुम्हें याद नहीं, तुम्हें एनर्जी पता है, तो E इज इक्वल टू सिंपल होता है बेटा HF, तो F इज इक्वल टू होगा E/H। एनर्जी रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। यहाँ रख दो, H की वैल्यू रखो ऐसा यूनिट में, सॉल्व हो जाएगा। 6.6 × 10⁻13, यह आ जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या कह रहा हूं, और आसान है, अगर वेवलेंथ पूछ रहा है तो मत करो, ये मत करो, सीधा करो hc/λ। ये वैल्यू तुम्हें ऐसा यूनिट पता है, देखो क्या है इसकी वैल्यू, 2 × 10⁻25 बटा E इज इक्वल टू λ। सीधा सीधा यहाँ पे आपको क्या करो, एनर्जी अगर पता है तो एनर्जी से डिवाइड करो, वेवलेंथ आ जाएगा। बहुत आसान है। अब मैं देखो एनर्जी कैसे याद करवाता हूँ, बहुत आसान है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद रहेगी हमेशा। बताओ, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है बेटा 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो देखो ऑर्डर देखो, तुम्हें नहीं लग रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये ऑर्डर खेल रहा है, किलो, मेगा, जीगा, ऐसे देखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ले यहां पे ये तो 10 to the minus 2 to 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आ गया। और माइक्रोवेव माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power minus 6, और ये नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख भाई क्या हो रहा है, ये मेगा, किलो, सिंपल 10 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power minus 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी तो बहुत आसान है यार। और जब भी सवाल पूछता है ना, तो एक रेंज होता है, लेकिन रेंज के बाउंड्री पर सवाल नहीं पूछता, वो एग्जैक्टली बीच में पूछेगा सवाल। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 10 to the 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछ रहा है ना, तो 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ही गामा रे का फोटोन हो जाएगा। एक्सरे की एनर्जी होती है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ईवी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा? तो यहां से अगर आपको एनर्जी पता है, तो देखो वेवलेंथ पूछ रहा है, E बराबर hc/λ, कितना आसान है बेटा, ये वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, 2 × 10 to the power minus 24, और बटा यहां से इसको नीचे रख दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो E इज इक्वल टू λ। जैसे ही तुम्हें एनर्जी दिया हुआ है, रखो यहाँ पे, जूल में दिया हुआ है जूल में रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप यहाँ पे तुम्हें याद होता है इसको रख दो, λ निकाल लो। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आया? बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। जैसे अपन ने बात किया अभी एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में, फोटोन की एनर्जी क्या होती है। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। देखो बेटा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अच्छा, स्पीड ऑफ फोटोन क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम, अपन अगर वैक्यूम में बात करें तो स्पीड ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, c दैट इज इक्वल टू 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आपसे बात कर रहा है स्पीड ऑफ फोटोन इन एनी मीडियम,
किसी मीडियम में स्पीड ऑफ फोटोन क्या होगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वही जो ऑप्टिक्स का कंसेप्ट लगेगा। तो अगर किसी मीडियम स्पीड ऑफ फोटोन पूछ रहा है आपसे, तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, मतलब c को डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम से, ठीक है बेटा। अब फोटोन की स्पीड इतनी होगी वैक्यूम में, मीडियम में भी बहुत हाई होती है क्योंकि म्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट 1, 1.1, 1.2, 1.5 के आसपास आएगा, मतलब फोटॉन्स मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड। अब अगर वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, क्या कोई फोटोन रेस्ट में आ सकता है क्या कभी? नहीं, फोटोन को आप रेस्ट में नहीं ला सकते। तो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। अगर फोटोन रेस्ट में होता तो उसकी मास जीरो होता, अब फोटोन रेस्ट में होता तब तो उसकी मास जीरो होता ना भाई, लेकिन वो रेस्ट में आएगा ही नहीं कभी, तो हाइपोथेटिकली उसका मास हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जीरो। किसी ने फोटोन को रेस्ट में रख के उसका मास मेजर नहीं किया, जैसे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, मेरा रेस्ट मास, जब मैं रेस्ट में होऊंगा तो मेरा मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, वो सारी मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रख सकते हैं, बट इसको कैसे रेस्ट में रखेंगे? या फिर उसको मेजर करने के तरीके भी है, E/m रेशियो मेजर करके मेजर करते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन इसका मास अपन नहीं मेजर कर सकते। चार्ज ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, चार्ज ऑफ फोटोन is also zero, net charge of photon is zero. Photon is a neutral particle like neutron, neutral particle, न्यूट्रल बॉडी की तरह होता है, लेकिन न्यूट्रल बॉडी को चार्ज तो दे सकते हैं। क्या फोटोन को चार्ज कर सकते हो क्या? चार्ज होता नहीं उस पर, लेकिन क्या फोटोन को चार्ज कर सकते हैं? नहीं, रेस्ट मास वैसे भी इसका जीरो है, अगर वो रेस्ट में होता तो उसकी मास जीरो होती। फोटोन कैन नॉट बी चार्ज्ड, फोटोन कैन नॉट बी चार्ज्ड। ये ऐसा नहीं है कि तुम उसको पकड़ो उस पर चार्ज रख दो, उसको पकड़ ही नहीं सकते, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, समझ रहे हो बात को? फोटोन कैन नॉट बी चार्ज्ड, नेट चार्ज उसका जीरो, उसको चार्ज नहीं कर सकते। अगर वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या डेविएट होगा? नो, इट कैन नॉट डेविएट, इट कांट डेविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेविएट करता है तो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स तभी लगेगा जब उसके पास चार्ज होगा, और फोटोन के पास चार्ज क्या है? जीरो, हेंस इट कांट नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आईआईटी 2006 में एक सवाल पूछा था, एक्सरे कैन डेविएट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? नो, क्यों? क्योंकि एक्सरे इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोन एंड फोटोन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, और चार्जलेस पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगा नहीं तो डेविएट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है इसकी प्रॉपर्टी? वो डेविएट नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात? तो ये दो बातें हो गई। अब नेक्स्ट हमें बात करना है जो मोमेंटम एंड इफेक्टिव मूविंग मास डिफाइन करते हैं फोटोन का। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको आप समझिए। उसके बाद देखिए, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब होता है स्मॉल एंड फास्ट मूविंग, लाइक इलेक्ट्रॉन। मैं रिलेटिविस्टिक नहीं हूं क्योंकि मैं ना तो फास्ट मूविंग हूं ना तो मैं स्मॉल हूं, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल उसी को कहते हैं जो स्मॉल एंड फास्ट मूविंग हो। स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल E इज इक्वल टू रूट अंडर PC का होल स्क्वायर प्लस m0 इंटू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ये किसके किसके लिए सही है? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, एक्सरे, इन सारे फोटोन के लिए सही है। जहां पे E क्या है? टोटल एनर्जी। E इज टोटल एनर्जी, एंड ये है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये है काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होता ना, K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं। उसी तरीके से ये है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ड्यू टू मोशन आया है ये काइनेटिक एनर्जी, और ये है आपका रेस्ट मास एनर्जी। तो किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो रेस्ट मास एनर्जी होता है उसका होल स्क्वायर प्लस उसके काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर का रूट होता है टोटल एनर्जी। आप यूं कहो कि ये एनर्जी ट्रायंगल है, ये एनर्जी ट्रायंगल। रेस्ट मास एनर्जी ये रहा m0 c स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी इसका है PC। ये दोनों का वेक्टर सम होता है E टोटल। ये मॉडर्न फेज में पढ़ा जाता है हायर क्लास में, बट अभी मैं इसलिए समझा रहा हूं कि थोड़ा तुम्हें कंसेप्चुअल समझना जरूरी है। अब फोटोन के लिए रेस्ट मास क्या होता है? फॉर फोटोन रेस्ट मास इज इक्वल टू 0।
फोटोन के लिए तो साहब रेस्ट मास 0 है। हाँ बिल्कुल, फोटोन के लिए रेस्ट मास क्या होता है? 0। अब फोटोन का अगर रेस्ट मास 0 है तो फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी? रेस्ट मास एनर्जी 0। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन इज 0। तो ये टर्म फोटोन के लिए क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रॉन के लिए 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए इन दोनों का वेक्टर सम ही आएगा। टोटल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम ही टोटल एनर्जी होगा। ठीक है बेटा, लेकिन फोटोन के लिए ये टर्म हो जाएगा 0। तो ये बनेगा बेटा E इज इक्वल टू PC, क्योंकि रूट एंड नीचे अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, E बराबर PC। तो PC क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, और E क्या है? टोटल एनर्जी। तो फोटोन के लिए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। समझिएगा ध्यान से। कई बार मैंने पढ़ा है, बच्चे आके पूछते सर हमारे टीचर ने बताया था कि E बराबर HF जो अपन लिखते हैं फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हैं? HF, वो सर टोटल एनर्जी होती है। हम यहाँ सही बताया यार, लेकिन आप तो बोल लो काइनेटिक एनर्जी है। कई बच्चे आके बोलते हैं सर आपने जो बोला है HF वो काइनेटिक एनर्जी होती है सर, वो टोटल नहीं होती। नाम लाल दोनों एक ही है। फॉर अ फोटोन ओनली, यहां पे जो HF की वैल्यू है ये सिर्फ फोटोन के लिए HF लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए HF नहीं लिख सकते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया ना कि एक एक फोटोन की एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड होती है और HF के बराबर होता है। और यहां से मैंने ये प्रूव किया कि फॉर अ फोटोन रेस्ट मास एनर्जी अगर 0 है तो उसका ये टर्म 0 हो जाएगा, PC का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर PC बनेगा। E है टोटल एनर्जी, P है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फोटोन के लिए क्या रहता है? सेम रहता है हमेशा, क्योंकि उसकी रेस्ट मास एनर्जी 0 है। क्लियर है बेटा? यहां से बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी ही HF है, काइनेटिक एनर्जी ही HF है, क्योंकि वही दोनों एनर्जी है बस। क्लियर है? अब देखो P को क्या लिख सकता हूं? P है क्या? मोमेंटम। ये क्या लिख सकता हूं मैं? P को E/c। अच्छा, E को क्या लिख सकता हूं? hc बाई लेमडा। तो hc से c कैंसिल होगा, E/c हो जाएगा आपका h बाई लेमडा। तो अब ढंग से देखो कि लेमडा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके लिए डिफाइंड होता है? पार्टिकल के लिए कि वेव के लिए? वेव के लिए होता है देव सर। और अभी हम बात किसकी कर रहे थे? पार्टिकल की, फोटोन की। बात किसकी कर रहे हैं हम अपन ने अभी? फोटोन की, पार्टिकल की। फोटोन पार्टिकल की बात करी है, उसकी मोमेंटम हमने निकाली h बाई लेमडा, और लेमडा तो वेवलेंथ आता है। तो देखो ड्यूअल नेचर यहां से दिख रहा है, यहां से अब जाके आपको क्या दिख रहा है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कैसे सर? अरे भाई ये क्या था? फोटोन का मोमेंटम निकाला तूने ना, फोटोन मतलब पार्टिकल मान के निकाला है ना, और ये आ क्या रहा है इसके फॉर्मूले में? लेमडा आ रहा है ना। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके लिए डिफाइंड होता है? वेव के लिए। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ड्यूअल नेचर आ रहा है इसमें। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होगा फोटोन के लिए? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? h बाई लेमडा। क्लियर है बेटा यहां से बात? अच्छा, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम बराबर mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसका मास m। एंड स्पीड v को क्या लिखेंगे? c इनटू c इज इक्वल टू e बाई c। तो इफेक्टिव मास इज इक्वल टू क्या होगा? e बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं h बाई लेमडा c। व्हाट इज m? इफेक्टिव मूविंग मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास 0 होने का मतलब है कि अगर वो रेस्ट में होगा तो उसकी मास नहीं आएगी, लेकिन अगर वो मोशन में है और मोमेंटम कैरी कर रहा है, तो मोमेंटम कैरी कर रहा है मतलब वो पार्टिकल है, मोमेंटम या एनर्जी कैरी कर रहा है, तो उसका कुछ इफेक्टिव मास होगा तभी तो उसमें मोमेंटम आएगा बेटा। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन डिफाइन करते हैं, थ्योरेटिकल है ये कंसेप्ट कि मास इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर होगा, मतलब E इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू h बाई लेमडा c डिफाइन करेंगे। अब उसके पास इफेक्टिव मास है, तो क्या इफेक्टिव मास असल में मास का प्रॉपर्टी शो करता है क्या? हाँ, मास की प्रॉपर्टी शो करता है। मास की प्रॉपर्टी क्या होती है? मास की पहली प्रॉपर्टी है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्टिव, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में। जब फोटोन लाइट सन से, इसको पॉज करके लिख लेना बेटा, सन से जब अर्थ की तरफ मूव करता है या किसी भी हेवी प्लैनेट की तरफ मूव करता है, तो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में उसका पाथ डेविएट हो जाता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसका पाथ डेविएट हो जाता है। कैसे पाथ डेविएट हो जाता है? देखो इधर, ये मान लो अर्थ है और बहुत दूर से फोटॉन्स आ रहा था। क्या आ रहा था? फोटॉन्स आ रहा था। तो ये ऐसे आया फोटॉन्स। अब ये फोटोन तो ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, ऐसे जा रहा था, फोटोन सन से आ रहा था, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में जैसे आएगा तो थोड़ा सा डेविएट होकर ऐसे निकल जाएगा। देखो इधर इधर डेविएट हो गया, अपने पाथ से अट्रैक्ट हो गया, ऐसे निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे जा रहा है फोटोन तो यहां पे आके थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा और इधर फिर से सीधा निकल जाएगा। मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड में, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है।
मतलब ये जो इफेक्टिव मास है उसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यू कैन से कि फोटोन कैन नॉट डेविएट इन ईएम फील्ड बट फोटोन डेविएट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। फोटोन कैनॉट डेविएट इन अ फोटोन कैनॉट डेविएट इन ईएम फील्ड। अभी पढ़ा भी है हमने कि फोटोन कैन नॉट डेविएट इन ईएम फील्ड बट इट डेविएट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, बट डेविएट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होता है। ठीक है, अब इस पे सवाल भी पूछते हैं कि मान लो अर्थ से किसी h हाइट पे अभी फोटोन है, इसको लिखते रहना बेटा, पॉज कर लेना अगर ज्यादा तेज लग रहा हो तो। अर्थ से किसी h हाइट पे फोटोन है, ठीक है सर है। अब जब वो अर्थ की तरफ चला तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें कुछ नीचे फोर्स लग रहा है तो ऑसिलेट होगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो देखो बेटा ढंग से समझना। मान लो यहाँ पे अर्थ है, सवाल पूछते हैं बेटा अच्छे समझिए प्लीज। अर्थ है और यहाँ पे आया फोटोन। फोटोन की हाइट अभी अर्थ के सरफेस से, या ऐसे बोल दो अर्थ के सरफेस से h है। फोटोन की हाइट अभी अर्थ के सरफेस से क्या है h। अब इस इंस्टेंट पे इनिशियल एनर्जी जब मैं इसका लिखूंगा तो ये होगा hf इनिशियल प्लस mgh। mgh क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं एनर्जी लिख रहा हूं तो h हाइट पे अगर m मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब ये फोटोन 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 भागता भागता अर्थ सरफेस के पे पहुंच गया, तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? 0। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया था प्योरली काइनेटिक होती है। बेटा hf प्योरली काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अर्थ किसी भी हेवी ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएगा तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। ठीक है, और यहां पे इसकी एनर्जी हो जाएगी देन ई फाइनल इज इक्वल टू hf2, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की पोटेंशियल यहाँ 0 मान लिया था आपने। अब एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है COE में, तो यहाँ पे hfi प्लस mgh इज इक्वल टू hf2। मास ऑफ फोटोन क्या लिख सकते हैं आप? तो देखिए अभी आपने पढ़ा था मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू ई बाई सी इज इक्वल टू एच वाई लेमडा, याद रखना है ये। और मास इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप एच एफ बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास ऑफ फोटोन क्या लिख लेंगे आप? एच एफ बाई सी स्क्वायर। तो देखिए एच एफ इनिशियल प्लस इसी इंस्टेंट पे मास लिख रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी एफ आई था तो आप लिखेंगे एच एफ आई जी एच बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ टू। एच कैंसिल होगा, यहाँ से एफ आई बाहर निकाल लोगे अगर आप, देखो यहाँ पे इनिशियल फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो ये टर्म आएगा, या एफ आई को उधर ले जाओ तो ये टर्म आएगा एफ आई जी एच बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो ये होगा एफ टू माइनस एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल। एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल को इस एफ इनिशियल से नीचे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल्टा एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और ये नीचे आएगा तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जी एच बाई सी स्क्वायर। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या निकल जाएगा ये? परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू जी एच बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा जी एच बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। तो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि जो फोटोन है वो मुझे देख के फोटोन जैसा बिहेव, जो लाइट है वो मुझे देख के फोटोन जैसा बिहेव तो नहीं करेगा। तुम्हें देख के लाइट आएगा और फोटोन की तरह बिहेव नहीं करेगा। पॉज करके लिखना इसको। क्या लाइट जब बोर्ड से इंटरेक्ट करेगा तो फोटोन नेचर शो करेगा? क्या पार्टिकल नेचर शो करेगा? नहीं। वो कब पार्टिकल नेचर शो करेगा? जब वो किसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा मतलब कोलिजन होगा, उसका इंटरेक्शन होगा। तो उस इंटरेक्शन में क्या क्या कंजर्व रहेगा और क्या कंजर्व नहीं रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, लिखिए प्लीज, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल चार्ज, मतलब टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन। लिखो इसको। बट टोटल नंबर ऑफ फोटोन इन फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन इज नेवर कंजर्व। टोटल नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भाई टोटल नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व? क्योंकि आपने पढ़ा होगा या अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, पेयर प्रोडक्शन। दो फोटोन इंटरेक्ट करके अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फॉर्म करता है।
मतलब अचानक से 2 फोटोन बन भी सकते हैं और कहीं बीम ऑफ फोटोन चल रहे 2 फोटोन गैप भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन इन अ इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन बोल सकते हैं, फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन, नंबर ऑफ फोटोन इज नेवर कंजर्व्ड। ठीक है, अब हमने क्या क्या बात कर लिया, एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बात करी, एनर्जी ऑफ लाइट के बारे में बात करा, एचसी की वैल्यू देखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करा, फिर हमने ये बात किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, 0, चार्ज ऑफ फोटोन क्या होता है 0, मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है 0, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है E/c, मास ऑफ फोटोन क्या होता है E/c², मास ऑफ फोटोन का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा h/λc, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है E/c, उसको चेंज करेंगे तो आएगा h/λ। फोटोन कैन नॉट डेविएट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बट फोटोन डेविएट्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि फोटोन पे नेट चार्ज होता है 0 बट फोटोन हैविंग सम मूविंग मास। स्पीड ऑफ फोटोन इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? अब देखो पावर ऑफ लाइट। अब पावर ऑफ फोटोन के बारे में बात तो नहीं करेंगे, पावर ऑफ लाइट, लाइट बीम की पावर कितनी होगी, तो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं P = E/T। E किसका लेंगे, फोटोन का या लाइट का, तो ये लाइट का आएगा, ये होगा NhF/T टोटल टाइम। तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन को डिफाइन कर सकते हो आप, N = PT/HF। तो कभी कभी आपसे पूछता है वो कि अगर लाइट बीम का पावर P है और फ्रीक्वेंसी F है तो बताओ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा N/T इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। What is intensity of light? Total energy falling per unit area in unit time. In unit time. Intensity को I से रिप्रेजेंट करते हैं। Intensity इज इक्वल टू होता है NE। N है नंबर ऑफ फोटोन एंड E है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो टोटल एनर्जी हो गया लाइट का, एनर्जी ऑफ लाइट इज NE एंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। E को क्या लिख सकते हैं आप, hc/λ, Nhc/λ इज इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी। यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड होगा I/λa/hc। क्या होगा बेटा, ये I/λa/hc। ठीक है, I/λa/hc। ठीक है, ऐसा यूनिट में आप h कहां लिखा मैंने, I/λa/hc, सॉरी ये रहा hc, ये है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर सेकेंड फॉलिंग ऑन अ सरफेस एरिया A। मान लो कि यहां से कोई बीम आ रहा है, ऐसे समझना इंटेंसिटी का असल मीनिंग और एरिया का कंसेप्ट। मान लो यहां से बीम आ रहा है, ये फोटोन लाइट आ रहा है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रेवल करे इधर से, और मैं कोई ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं। अब इससे टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने क्रॉस कर रहा है, एरिया A है, लाइट की इंटेंसिटी I है, लाइट की इंटेंसिटी I है, वेवलेंथ भी है λ, एरिया भी है, H और C तो कांस्टेंट है, ये तो है। अब यहां से कितने नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस कर रहे हैं, 0। तो नंबर ऑफ फोटोन तो इतने होने चाहिए, 0 क्यों हो गए साहब, तो 0 इसलिए आ गए हैं क्योंकि यहां से कोई भी फोटोन पास कर ही नहीं रहा, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता तो परपेंडिकुलर एरिया सारे फोटोन वहां से क्रॉस कर रहा होता, तो वहां से नंबर ऑफ फोटोन ये आ जाता। अच्छा, अगर मैं ये ले लूं तो ऐसा एरिया लेता हूं, यहां से थीटा एंगल बना रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम हो जाएगा I/λa/hc इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों आया है, कॉस थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेगा वो कंप्लीट एरिया पे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें तो 0 नंबर ऑफ फोटोन आया है, इसमें नंबर ऑफ फोटोन मैक्सिमम, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एरिया लेते हैं। अब असल में जो इंटेंसिटी का नेचर समझिएगा, इंटेंसिटी बस ये काउंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन उस एरिया से कितना क्रॉस कर रहा है, ये इंटेंसिटी वो काउंट करता है। ठीक है, यहां पे देखो इंटेंसिटी को ऊपर लिखते हैं NH/AT, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही बात है। इसको अपन चेंज करेंगे तो Nhc/λ/AT लिख सकते हैं। तो देखो इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, Nhc/λ/A इंटू T। एक है
सॉरी ए है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। टाइम, टोटल टाइम कितना, फॉल लेमडा वेवलेंथ हो गया, और एच सी कॉन्स्टेंट है, या इसको ऐसे लिखो एन एच एफ बाई लेमडा, सॉरी एन एच एफ, इसको एनर्जी को लिख लिया हमने एच एफ बाई 80, है ना। चलो देखो अब आता हूँ, समझाता हूँ। किसी भी लाइट का या वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट, एफ फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है, नहीं करता। एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। फिर करता किस पे, ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं लाइट सोर्स को चेंज ना करूं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज नहीं होगा डिस्टेंस के साथ और मीडियम चेंज होने से। मतलब इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो अगर सोर्स चेंज नहीं कर रहा तो। और बाकी एच प्लैंक कांस्टेंट है, ए एरिया कांस्टेंट है, टी टाइम वो एक्सटर्नल पैरामीटर, एरिया एक्सटर्नल पैरामीटर है, एच कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम और डिस्टेंस पे सोर्स डिपेंड करता नहीं। तो एक रेडिएशन के लिए, एक सोर्स से पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए ये टर्म कांस्टेंट होगा। तो इंटेंसिटी क्या काउंट करेगा, नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन। इसको और अच्छे से समझते हैं, यहां तक पॉज करके इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर आगे अपन समझते हैं। जब आप मैक्स प्लैंक के कंसेप्ट से एनर्जी ऑफ फोटोन लिखते हो तो एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखते क्या हो, मैं अभी पूरी बात समझाता हूं आपको। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखते हो, E बराबर एच एफ। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है सर। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो आप लिखते हो E बराबर एच एफ। सही बात है यार, E इक्वल टू एच एफ होता है। अब इस इक्वेशन में E है एनर्जी ऑफ अ फोटोन और F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और H इज कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ये किस बात पे डिपेंड करता है, किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है। मतलब इसकी वैल्यू बस एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह काम करेगा। इसका कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो, न्यूमेरिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह काम करता और कुछ नहीं है। मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट ही है तो मैं कह सकता हूं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी इज सिनोनिम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक एक फोटोन की अगर एनर्जी बढ़ रही है मतलब एक एक फोटोन की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी। एनर्जी इज नथिंग बट अ सिनोनिम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो एनर्जी कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। न्यूमेरिकली बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम कर रहा है। मतलब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एक ही बात हो गया, समझ लो अच्छे से। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एक ही बात हो गया। किसकी, फोटोन की, लाइट की नहीं, किसकी, फॉर फोटोन की। अब जब इंटेंसिटी को लिखते हो आप तो इंटेंसिटी आपने क्या लिखा है, I इज इक्वल टू एन एच एफ बाई एटी, एन एच एफ बाई एटी। अगर कुछ ना गिवन हो, सिर्फ बात कर रहा है कि नंबर डबल किया मैंने, फोटोन का नंबर डबल हो गया और कुछ नहीं कह रहा, तो क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी अगर कुछ गिवन ना हो तो। और अगर आपसे सोर्स की बात ना करे, सोर्स की बात ही नहीं कर रहा है या कह रहा है कि सोर्स सेम है, बस सोर्स की डिस्टेंस डबल कर दी, सोर्स सेम है, सोर्स पास ले आया दूर ले गया, तो सोर्स पास लाओ दूर लाओ, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। अच्छा, मीडियम चेंज हो गया, मान लो ये मीडियम से रेडिएशन जा रहा था किसी दूसरे मीडियम में चला गया तो ये चेंज नहीं होगा। सोर्स को दूर और पास लाओ तो भी ये चेंज नहीं होगा। इसके बारे में कुछ ना बोला गया हो तो भी ये चेंज नहीं होगा। मतलब ये चेंज होगा कब, जब आप सोर्स चेंज करोगे। तो जब तक सोर्स चेंज ना करे तब तक इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इज जस्ट अ सिनोनिम्स ऑफ फोटोन। अगर फोटोन का नंबर बढ़ा दूंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। इंटेंसिटी घट रहा है, नंबर ऑफ फोटोन घटेगा, कंडीशन के साथ। इससे भी में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम डबल्स, if frequency and intensity both becomes double then number of photon will be। अच्छे से समझना, कोई खास बात नहीं बेटा।
असल में ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टोटल एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम। अब इस फॉर्मूले में कह रहा है आई बराबर एन एच एफ बाई ए टी। उसने बोला फ्रीक्वेंसी को डबल किया, तो किया भाई, सोर्स चेंज करके फ्रीक्वेंसी को डबल किया, 2 टाइम्स किया, और इंटेंसिटी भी इधर 2 टाइम्स हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा। अब बोलो सर इंटेंसिटी डबल हुई तो नंबर ऑफ फोटॉन डबल होना चाहिए। मैं कहाँ करूँ, हमेशा इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन एक ही बात होता है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन एक ही बात होता है, क्योंकि एच तो प्योर कांस्टेंट है, ये प्योर कांस्टेंट है, हर समय कांस्टेंट होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन एक ही बात है, लिख लो, एक ही बात है, गलत नहीं है। हमेशा फ्रीक्वेंसी और फोटॉन की एनर्जी सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोर्शनल है वो। एक फ्रीक्वेंसी पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम करता है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी द सिनोनिम्स। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटा एनर्जी घट रहा है, एनर्जी घटा होगा तो फ्रीक्वेंसी घटा होगा, एनर्जी बढ़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा, एकदम डिट्टो सेम। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन जब वो बात सिंपल कर रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन को डबल किया तो इंटेंसिटी, अगर बोलता है इंटेंसिटी को डबल किया तो नंबर ऑफ फोटॉन बताओ, ऐसा सवाल है। इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल, इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल, सिर्फ यही बोला तो नंबर ऑफ फोटॉन, तो बेटा ये अंडरस्टूड होता है, ये हम मान के चलते हैं कि जब हमें सोर्स के बारे में नहीं कहा गया होगा तो सोर्स वही होगा सेम। अगर सोर्स सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, मतलब नंबर बिकम्स डबल, नंबर बिकम्स डबल। क्लियर बात है, और समझो अच्छे से। यहाँ पे अगर बोल रहा है कि इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तब तो सोनो पे से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटेंसिटी नंबर फोटॉन, जैसे देखो इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ फोटॉन फ्लक्स। जैसे आप कहते हो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आइडिया देता है कि किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी एनर्जी जा रहा है, लेकिन आप कहते हो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो आइडिया किसका देता है, कितना एनर्जी जाता है, तो इंटेंसिटी किसका आइडिया देता है, कितना एनर्जी जाएगा, लेकिन असल में वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन को काउंट करके ही एनर्जी का वो एनालिसिस करता है। जैसे देखो बात समझ आएगी, अब आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मान लो इतने पास कर रहे हैं और यहां से 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, किससे एनर्जी ज्यादा पास करेगा, इससे। कैसे पता चला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, ऐसे ज्यादा एनर्जी पास कर रहे हैं, ऐसे कम एनर्जी पास कर रहा है। हाँ सर समझ में आया, ठीक बात है। और किस फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा, इसमें फ्लक्स ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें ज़्यादा है। अब फ्लक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगा। अब मान लो ये नंबर ऑफ फोटॉन की बात कर रही है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ फोटॉन जा रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन, एनर्जी किससे ज़्यादा फ्लो करेगा, इससे। इंटेंसिटी किसमें ज़्यादा होगा, इसमें, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है। इसमें इंटेंसिटी कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन कम है। एनर्जी कम किसमें जा रहा है, इसमें। तो असल में एनर्जी इंटेंसिटी एनर्जी का आइडिया देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए, या सोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, या सोर्स सेम रखा है, तो ये टर्म कांस्टेंट होगा, तो इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन। एकदम सही बात है, इंटेंसिटी इज अ सिनोनिम्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन। क्लियर है बात, अच्छे समझिए। आइए इस पे एक अच्छा सवाल करते हैं जिससे आपको ये बात समझ आए कि हाँ सर ये जो आप बातें कर रहे हो वो सही है। बिल्कुल करते हैं। देखो एक सोर्स है मान लो, और सोर्स से कुछ R1 डिस्टेंस पे अपन गए। सोर्स से बेटा कहां गए, R1 डिस्टेंस पे। देखो इधर ये मान लो सोर्स है, ठीक है, यहां से ये रेडिएशन चल रहा है, यहां से पर्टिकुलरली R डिस्टेंस पे यहां पहुंचे अपन, पॉइंट ए, और यहां से R डिस्टेंस पे यहां पहुंचे अपन, पॉइंट बी, सॉरी 2R डिस्टेंस पे। अब सोर्स S है, उसे R डिस्टेंस पे पॉइंट ए लिया और उसे 2R डिस्टेंस पे हमने पॉइंट बी लिया। अब हमें बताना है पॉइंट ए एंड बी में एनर्जी और इंटेंसिटी का रिलेशन, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पे ए पे फ्रीक्वेंसी और बी पे फ्रीक्वेंसी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे डिस्टेंस डबल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स वही है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन रिमेन सेम। एक इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो एक इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम है। यहां पे आप देखो तो इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के लिए देखो यहां पे अपने मेंशन करना पड़ेगा, इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर एंड इंटेंसिटी फॉर अ लाइन सोर्स, ये आपने वेव में भी पढ़ा होगा, साउंड में भी पढ़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो आई ए डिवाइडेड बाई आई बी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस r और इसका डिस्टेंस है 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, तो ये होगा 4:1।
इंटेंसिटी कहाँ का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, और कितना गुना ज़्यादा है, बी गुना, और सोर्स सेम रखा है। तो नंबर ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो एग्जैक्टली ए पे नंबर ऑफ फोटोन उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना पास कर रहा होगा, एंड नंबर ऑफ फोटोन एट बी पासिंग थ्रू दैट गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसा नहीं कि एरिया बदल दोगे तुम, दैट गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 4:1। उतने ही एरिया से जो नंबर ऑफ फोटोन पास करेगा वो 4:1 में होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन कहाँ पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन ए पे ज़्यादा है पर यूनिट एरिया कंपेयर टू बी। तो एनर्जी ऑफ लाइट अगर देखा जाए तो एनर्जी तो लाइट ऑफ होता है NHF, तो एक एक फोटोन की एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से एनर्जी ऑफ लाइट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी ऑफ लाइट एट ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ लाइट एट बी। समझ में आया? क्योंकि वहाँ पे तो नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटे भाई, उसे क्या करोगे, नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनर्जी ऑफ लाइट, मैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो एनर्जी क्रॉस करेगा ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो एनर्जी क्रॉस करेगा उसी को तो अपन इंटेंसिटी कहते हैं। एरिया अपन बात कंसीडर कर ही लिया तो उसको क्या कह देंगे, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी तो हमने बता ही दिया, ठीक है ना। अब दो बातें हैं, इंटेंसिटी समझ में आ गया, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशन होता है I इज इक्वल टू, सब फिर से समझो, NHF/AT। तो उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला जो एनर्जी होगा उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से जो नंबर ऑफ फोटोन है वो 4 गुना कम पास कर रहा है यहाँ पे, तो 4 गुना कम इंटेंसिटी जाएगा वहाँ से, है ना। एनर्जी पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने एनर्जी ऑफ लाइट लिखा, वो नहीं लिखना अपने को, वो होता भी नहीं कुछ। अपने को क्या करना है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन देखना है। तो एक एक फोटोन की एनर्जी उतनी ही रहेगी, लेकिन टोटल ए एरिया से जो एनर्जी क्रॉस करेगा यहाँ पे उसी को तो अपन इंटेंसिटी कहते हैं। तो ए पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और बी पे इंटेंसिटी कम होगा। क्लियर है, बात समझ में आया? कुछ ऐसे कंसेप्चुअल सवाल और पूछे जाते हैं। मान लो यहाँ पे बीम ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है बेटा, बीम ऑफ फोटॉन्स। ये बीम ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे एक स्फीयर रख दिया जिसका रेडियस आ रहा है, तो स्फीयर के सरफेस पे कितने नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ फोटोन कितने स्ट्राइक कर रहे हैं, मान लो इसका इंटेंसिटी I है, फ्रीक्वेंसी F है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने स्ट्राइक कर रहे हैं पूछा है। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हो, I बराबर NHF/λ80। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालो यहाँ से, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम कितने हो जाएंगे, तो होगा IA/HF। क्या होगा बेटा, IA/HF ये होगा। अब यहाँ पे एरिया कौन सा लोगे, अपन ने अभी बात किया था कि कोई सा भी एरिया नहीं ले सकते। अगर रेडिएशन ऐसा और एरिया ये हुआ तो टोटल कितने फोटोन पास करेंगे, 0। अगर एरिया ये हुआ तो मैक्सिमम और एरिया लैटरल है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। अब ये स्फीयर तो कर्व्ड है, ऐसा है स्फीयर, इसका जो एरिया लेंगे उस ये जो कर्व्ड सरफेस का आधा एरिया, जैसे मान लो टोटल स्फीयर का रेडियस होता है, एरिया होता है 4πr², तो क्या 2πr² ले लूँ हमें, यहाँ पे एरिया कितना ले लूँ 2πr²। तो ये जितने एरिया से इंटरेक्ट करेगा वो पूरा ले लिया हमने, लेकिन असल में वो पूरा एरिया नहीं लेना है, इसका प्रोजेक्शन लेना, परपेंडिकुलर एरिया लेना है, ये गलत होगा। तो सही क्या होगा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, जितने यहाँ पे स्फीयर से टकरा रहे होंगे इफेक्टिवली वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करते। अगर ये स्फीयर का कर्व्ड पार्ट नहीं होता तो उतने ही फोटोन इसी एरिया से पास कर जाते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम हो जाएगा I/HF इंटू सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल πr²। एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ आया? तो बहुत सारी बातें अपन ने कर ली। अब एक बार सीक्वेंस में देख लेते हैं अपन ने क्या क्या बात करा। तो सबसे पहले बात करा एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, HF। लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मिनिमम एनर्जी होता है HF, तो लाइट की एनर्जी हो जाती है NHF। ठीक है, लाइट की एनर्जी निकालने के लिए E इज इक्वल टू आप यूज करते हैं HF में F को लिख सकते हैं C/λ, HC/λ। HC/λ में HC का वैल्यू होता है 2 × 10⁻⁻25 जूल में, तो लेमडा मीटर में रखोगे, E बराबर HC/λ आ जाएगा। तो E बराबर होगा 2 × 10⁻25 जूल बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हो तो E इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रम। 2 × 10⁻25 लोगे तो लैम्डा किस में लोगे, मीटर में। ठीक है बेटा, और चार्ज ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास फोटोन इज 0। फोटोन कैन नॉट डिविएट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बट फोटोन डिविएट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि फोटोन का मास होता है कितना होता है, E/c²। फोटोन की मोमेंटम कितनी होती है, E/c। फोटोन का इंटेंसिटी क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसका एनर्जी, लाइट का एनर्जी। तो फोटोन की इंटेंसिटी क्या होगा, I इज इक्वल टू NHF/AT। एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियम पे और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो
फ्रीक्वेंसी मीडियम और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। असल में इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स। अगर सोर्स चेंज कर दूंगा तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। E इज इक्वल टू HF से H प्योर कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, यहां तक बात करें। फोटोन ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट होता है बिकॉज इट हैव अ सम मूविंग मास। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस का होल स्क्वायर फ्रॉम सोर्स। ये बातें आपने कर ली है। नेक्स्ट इज रेडिएशन प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रेडिएशन प्रेशर। मान लो रेडिएशन आ रहा है कहीं से और किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के सरफेस पे फॉल करा। कहां फॉल करा बेटा? किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के सरफेस पे फॉल करा रेडिएशन, नॉर्मली एकदम 90 डिग्री पे, सरफेस से 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, मतलब एरिया के पैरेलल आ गया है ना, एरिया वेक्टर ऐसे लेते हैं। अब यहां से मान लो ये फॉल करा और इससे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया, तो फोटोन के पहले मोमेंटम रहा होगा P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। इस डायरेक्शन को अपन ले लेते हैं माइनस, चलो आगे की तरफ को अपन ले लेते हैं माइनस, क्योंकि फोटोन का जो मोमेंटम है वो किसी भी चीज का मोमेंटम होता तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनिशियल मोमेंटम ले लिया एच बाई लेमडा, और फाइनली जब यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी? माइनस एच बाई लेमडा, सॉरी प्लस एच बाई लेमडा, और ये माइनस एच बाई लेमडा। आगे माइनस है, पीछे प्लस है भाई, ठीक है। और अगर मान लो यहां पे रुक गया, मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ, उस केस में इनिशियल मोमेंटम तो था माइनस एच बाई लेमडा, लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या हो गया बेटा? 0। तो जब भी मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स लगता है, हाँ लगता तो है, तो इस पे भी मोमेंटम चेंज होने से फोर्स लगेगा। क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाई टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड फोर्स। मान लो t टाइम लगा है एक मोमेंटम को, एक फोटोन के मोमेंटम को चेंज होने में, तो यहां से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा h बाई लेमडा इंटू टी। सॉरी मोमेंटम कितना चेंज होगा? आई एम सॉरी, कंप्लीट रिफ्लेक्शन का अगर केस कंसीडर करते हैं आप, कौन सा केस कंसीडर करते हैं? कंप्लीट रिफ्लेक्शन का, तो फाइनल मोमेंटम h बाई लेमडा माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस, और ये रहा माइनस h बाई लेमडा, तो क्या होगा? h बाई लेमडा माइनस ऑफ माइनस h बाई लेमडा, 2h बाई लेमडा, तो ये होगा आपका 2h बाई लेमडा इंटू टी। हाँ भाई, लेमडा इंटू एच ही तो होता है मोमेंटम। मोमेंटम बताऊंगा अभी, P इज इक्वल टू E बाई सी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इंटू सी से सी कैंसिल होगा, h बाई लेमडा। मोमेंटम क्या होगा? h बाई लेमडा, 2h बाई लेमडा। लेकिन एक ही फोटोन तो फॉल कर नहीं रहे हैं, n फोटोन फॉल कर रहे हैं, तो टोटल n फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हुआ है पर्टिकुलर t टाइम में, तो ये आ जाएगा फोर्स ड्यू टू n फोटोन। ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू n फोटोन। अच्छा, एरिया से डिवाइड कर दूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये क्या हो जाएगा? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2hn बाई लेमडा टी है। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी होता है टोटल एनर्जी, NH C बाई लेमडा, NH C बाई लेमडा, टोटल एरिया इंटू टोटल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां से अगर मैं ढंग से सोचूं तो देखो ये n इंटू एच है, तो n इंटू एच है, ठीक है, लेमडा टी है तो पूरा लेमडा टी है, इस पूरे को क्या कह सकते हो? इंटेंसिटी। अगर इस लाइट बीम की इंटेंसिटी मुझे पता है कि वो I है, तो यहां पे कंप्लीट इस टर्म को मैं किसको? NH बाई इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? तो NH बाई पूरे टर्म को लिख सकता हूं मैं I बटा सी, मतलब NH बाई लेमडा AT को क्या लिख सकता हूं? I बटा सी। तो ये NH बाई लेमडा AT है, किसको क्या लिख सकता हूं? I बाई सी, तो ये हो जाएगा 2I बाई सी। नीट में कई बार ये सवाल पूछा है। रेडिएशन प्रेशर when light is completely reflected, when light is completely reflected, then radiation pressure is equal to 2I by C. When light is completely absorbed, then radiation pressure P is equal to I by C. क्यों भाई? कंप्लीटली अब्जॉर्ब होगा तो I by C। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली अब्जॉर्ब होने के केस में यहां पे क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम h बाई लेमडा आएगा, तो 2 का फैक्टर यहां से गायब हो जाएगा। तो कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो तो I बाई सी, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो तो 2I बाई सी। वैसे भी कोई चीज अगर बॉल है, मान लो इसको मैंने थ्रो किया, ये चिपक गया जाके, तो कम फोर्स लगाएगा, लेकिन जाकर रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा होता है फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो रिफ्लेक्शन के केस में 2I बाई सी, एब्जॉर्प्शन के केस में I बाई सी। इफ बात समझिएगा, इफ रो इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन,
मतलब ये रिफ्लेक्शन की कोफिशिएंट को बताया कितना परसेंट रिफ्लेक्शन हुआ है। तो उसके टर्म्स में जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो टर्म आ जाएगा बेटा I/C, समझना ढंग से, I/C इंटू रो प्लस 1। सर ये कैसे? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि रिफ्लेक्शन 0 हुआ है, 0% रिफ्लेक्शन हुआ है, तो अगर रिफ्लेक्शन 0% हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, 0% रिफ्लेक्शन है, तो रो को 0 रखने पे I/C आना चाहिए। 0% रिफ्लेक्शन है तो रो को 0% रिफ्लेक्शन है तो I/C आना चाहिए। रिफ्लेक्शन 0% मतलब सारा अब्जॉर्प्शन हुआ है, तो सारा अब्जॉर्प्शन हुआ है तो रो को 0 रखने पे क्या आना चाहिए? सारा अब्जॉर्प्शन हुआ है तो I/C आना चाहिए, तो रो को 0 रखने पे I/C हुआ है। और 100% रिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर रो 1 है मतलब 100% रिफ्लेक्शन है, 100% मतलब पूरा रिफ्लेक्शन, तो 2I/C आना चाहिए। रो को 1 रखोगे 2I/C आएगा। बात समझ में आ रहा है ढंग से? अच्छा ये बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू अपन ने निकाला है 2I/C, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा 2I इंटू A/C। और इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है? पावर। इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है? पावर। देखो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इंटू टाइम। तो इस एरिया को यहां लिख दोगे तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया? पावर। तो पावर इज इक्वल टू एरिया इंटू इंटेंसिटी, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? पावर। तो डायरेक्टली कई बार पावर गिवन होता है तो ये फोर्स हो जाएगा 2P/C। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2, ये क्या है? पावर, 2 टाइम्स पावर/C, ये क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आईआईटी में कई बार एक अच्छा सवाल पूछते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म में, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में, इसको पॉज करके अच्छे से लिखिएगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म्स में रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू बताओ। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म्स में जो रेडिएशन प्रेशर होगा, रेडिएशन प्रेशर, एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ढंग से सब लिख लीजिएगा इसको। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या डिफाइन करें अपन फॉर्मूला बताओ? P इज इक्वल टू I/C इंटू रो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अपन मान लेते हैं सिग्मा, सिग्मा मान लेते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो क्या 1 माइनस सिग्मा लिखूंगा तो सही चलेगा? 1 प्लस सिग्मा लिखूंगा कैसे? रो प्लस 1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म्स में तो सेम तो होगा नहीं, अब इसलिए थोड़ा अंतर होना चाहिए। माइनस लूंगा तो चलेगा क्या? अगर मैं सिग्मा को 0 रखता हूं मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन है। और कंप्लीट रिफ्लेक्शन के केस में आना चाहिए 2I/C, लेकिन यहाँ 0 रखने पे I/C आ रहा है, मतलब गलत है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर 2 रख दो तो सही हो जाएगा, तो 2 माइनस सिग्मा रखने पे सही हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर मैं सिग्मा को 1 रखता हूँ तो एक कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में ये 1 रखूंगा I/C आना चाहिए, 1 रखने पे 2 माइनस 1 I/C आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुम्हें कंसेप्चुअली पता होना। इफ ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर, दो डिफरेंट लाइट है ग्रीन एंड रेड, जिन दोनों का पावर सेम है, देन इन विच हैव मोर नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन के नंबर को कंपेयर करना में रेड एंड ग्रीन लाइट में। गिवन क्या है? गिवन है कि ग्रीन लाइट का और रेड लाइट का पावर सेम है। पावर को कैसे लिखेंगे आप? टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। तो ग्रीन लाइट के पावर को लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ग्रीन लाइट डिवाइडेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, है ना। तो पावर ऑफ रेड लाइट को क्या लिखेंगे आप? अरे यार क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर, दो डिफरेंट लाइट है ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर, दोनों का पावर सेम है, देन इन विच हैव मोर नंबर ऑफ फोटोन, किसमें फोटोन का नंबर ज्यादा होगा? पावर ऑफ ग्रीन लाइट इज इक्वल टू पावर ऑफ रेड लाइट, ये गिवन है, और मुझे नंबर ऑफ फोटोन को कंपेयर करना है। टोटल पावर को कैसे लिखते हैं? टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी ऑफ ग्रीन लाइट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ रेड लाइट पर यूनिट टाइम। ग्रीन लाइट की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? लाइट का एनर्जी हमें लिखना है, फोटोन का एनर्जी नहीं लिखना है। फोटोन की एनर्जी होती है HF, लाइट की एनर्जी होती है NHF। तो इसको लिखेंगे, T से T कैंसिल होगा, एनर्जी को लिखेंगे आप, ग्रीन लाइट की एनर्जी को लिखेंगे आप नंबर ऑफ फोटोन इन अ ग्रीन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ऑफ ग्रीन is equal to number of red light H into frequency of red।
अब यहां पे एक फोटोन, रेड लाइट के एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट के एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ ग्रीन लाइट, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट, रेड लाइट की एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड लाइट। एच यहां से कैंसिल होगा, ये तो कांस्टेंट है। अब ढंग से सोचना आप कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, तो रेड सबसे लास्ट में आता है विवग्योर, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन। अगर इनका प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ग्रीन लाइट के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट रेड लाइट के लिए इक्वल है, अगर इनका फ्रीक्वेंसी और नंबर का प्रोडक्ट इक्वल है और ग्रीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ग्रीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन कम होगा। रेड की फ्रीक्वेंसी कम होता है, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा, तभी तो ये प्रोडक्ट एक सेम रह पाएगा। तो यहां पे लिखेंगे n इंटू फ्रीक्वेंसी का टर्म कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। तो नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ग्रीन का, तो नंबर ऑफ फोटोन इन ग्रीन इज लेस देन नंबर ऑफ फोटोन इन रेड, ये याद रख लीजिए। यस, सेम पावर के लिए, दो डिफरेंट लाइट के सेम पावर के लिए नंबर ऑफ फोटोन इस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो किसमें फोटोन का नंबर ज्यादा है? रेड लाइट में फोटोन का नंबर ज्यादा है। क्लियर है बेटा? इसको पॉज करके लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV फोटोन। 1 MeV फोटोन का फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होगा। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 MeV फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी दे दी है, लाइट की बात नहीं कर रहा है, एक सिंगल फोटोन की बात कर रहा है। सिंगल फोटोन का जो एनर्जी होता है कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताइए। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सोच के बताइए, क्या एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट? नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बाई गिवन एरिया और इनटू टाइम। लेकिन यहां पे एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन को लिखते हैं E इज इक्वल टू, लिखते हैं सिंपल HF। यहां पे जो H है वो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा ये, और ये FF है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है सिर्फ एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी। एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी जो होती है वो HF के बराबर होगा। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी F है तो N फोटोन की एनर्जी क्या होगा? NHF। तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इवन सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टेटमेंट गलत है, समझ जाइए अच्छे से। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नो, बट एनर्जी ऑफ लाइट बीम डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, यस। एनर्जी ऑफ लाइट बीम अलग बात है, लाइट बीम की एनर्जी को लिखते हैं NHF, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी जितना हाई होगा नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मैंने आपको समझाया। यहां पे समझिएगा, आपको क्या गिवन है? एक फोटोन की एनर्जी 1 MeV, एनर्जी रख दीजिए 1 M मतलब मेगा 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू H इंटू F। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी निकालना है, इंटू क्या होगा? HF। अब समझिएगा प्लीज, यहां से H की वैल्यू आप जानते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13, देखो ये टर्म, डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34। 1.6 से 6.6 को कैंसिल करेंगे आप तो ये आ जाएगा कुछ 0.25, ये टर्म होगा 0.25 और इंटू 10⁻13 और -34, तो ये होगा 10⁻+21। तो इसको आप लिख सकते हैं 2.4 2.5 के आसपास आएगा, 2.4 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। ऐसा यूनिट में कैलकुलेट किया अपन ने फ्रीक्वेंसी। तो एक सिंगल फोटोन की अगर एनर्जी गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ E इक्वल टू HF से निकाल सकते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पॉज करिए, एक क्वेश्चन लिखिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना। इफ पावर ऑफ लाइट इज 10 किलोवाट, एक लाइट बीम है जिसका पावर है 10 किलोवाट। किसका पावर है ये? एक फोटोन की पावर है? नहीं, लाइट बीम की पावर है 10 किलोवाट। Power of light beam is 10 kilowatt and wavelength is 300 nanometer, right? Lambda is 300 nanometer. Then find number of photon per second. Then find number of photon per second. एक पावर, लाइट बीम की पावर को कैसे लिखते हैं? P is equal to होता है टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एनर्जी किसका है? तो पावर एक फोटोन के लिए डिफाइन नहीं होता, पावर एक लाइट बीम का होता है। तो लाइट बीम की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, और लाइट बीम की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बाई 80। क्लियर है बेटा? पावर की वैल्यू बताइए उसने क्या दिया? 10 किलोवाट। तो पावर को लिखेंगे आप 10 इंटू 10⁻3। सही बात है। वेवलेंथ पता है तो एक फोटोन के नंबर ऑफ फोटोन रख दीजिए जो आपको चाहिए था, बटा
एरिया इंटू टी। ठीक है बेटा। अब एक फोटोन की नहीं, सॉरी पावर में एरिया नहीं आता है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, आई एम सॉरी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा, एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी को लिख सकते हैं आप hc/λ। आपसे पूछ क्या रहा है ये, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, n/t पूछ रहा है। ठीक है बेटा, n/t पूछ रहा है। वेवलेंथ गिवन है क्या, हाँ वेवलेंथ ये रहा। hc गिवन है क्या, हाँ hc गिवन है। अब इसको एसआई यूनिट में रखोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे, तो इस तरफ जो अपन ने पावर रखा है वो वॉट एसआई यूनिट में है, तो एससी की वैल्यू एसआई यूनिट में रखनी चाहिए। अब एच और सी को इंडिविजुअली रख के कैलकुलेट करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान सा कंसेप्ट मैंने बताया, n/t इंटू एच की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻25 हो गया। h इंटू सी का वैल्यू होता है एसआई यूनिट में 2 × 10⁻⁻25 बटा लैम्डा को एसआई यूनिट में रखोगे तो 300, तो 300 और नैनोमीटर को लिखोगे 10⁻⁹। क्लियर है बेटा। अब यहां पे ढंग से देखिएगा, ये टर्म रहने दीजिए और इस पूरे टर्म को उस तरफ लेके जाइए, तो 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा +9, 10⁻+9 और ये है आपका 25, तो ये हो जाएगा 16। ये कैंसिल होके क्या होगा 10⁻16। ठीक है भाई 16। अब इस टर्म को उस तरफ ले जाओ तो यहां से बनेगा आपका n/t इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 × 10⁻3, मतलब ये सॉरी पावर ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ था 10 किलोवाट, सही है। तो 10⁴ लिख सकते हैं इसको अपन डायरेक्टली, और ये टर्म ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो ये 150 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं अपन 150। अरे भाई ये कैंसिल होगा 150 और 10⁻16 उधर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा -16 है ये, तो उधर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा +16 इज इक्वल टू, देखिए 150 है ये, तो ये हो जाएगा 50 × 16 and 4 20 और ये 21, तो 10⁻21 हर्ट्ज। 15 × 10⁻21 न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। बाकी कंसेप्ट समझिए। पावर ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। एनर्जी किसका, लाइट का या फोटोन का, टोटल एक फोटोन टोटल लाइट बीम का जो एनर्जी होगा उसको आप लिख सकते हैं n × एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ईच फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है hc/λ। अपने को n/t चाहिए, पावर गिवन है, sc की वैल्यू आप जानते हैं SI यूनिट में 2 × 10⁻25 होता है, यहां से लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, फटाफट इसको पॉज करके लिखिए और नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम। ये देखो वेवलेंथ कितना गिवन है 6600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ गिवन है, उसका हमें क्या निकालना है एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम को कैसे निकाल सकते हैं, एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी को लिखते हैं आप E = hc/λ। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है P = h/λ। ये कैसे पता आपको, तो एक रिलेशन है E = P × C, तो P = हो जाएगा E/C। तो एनर्जी को C से डिवाइड कर देंगे, एनर्जी को C से डिवाइड कर देंगे, C से C कैंसिल होगा, h/λ आ जाएगा। बहुत आसान है। अब SI यूनिट में अगर मुझे कैलकुलेट करना है, किसी यूनिट में कैलकुलेट करना है SI यूनिट में, तो यहाँ पे SC की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता है। क्या पता है, 2 × 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई लैम्डा 6600 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6600 × 10⁻⁻10 मीटर। ये आ जाएगा एनर्जी। बहुत आसानी से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल में। या अगर आपको ये टर्म याद नहीं आता है तो डायरेक्टली H की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू C को लिख सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 600 × 10⁻⁻10। तो देखोगे तो यहाँ से ढंग से ये वाला टर्म कैंसिल भी हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100,000 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 6.6 को 66 कैंसिल करोगे, 6.6 से 66 कैंसिल करोगे तो 10 आएगा और 00 था तो 1000 आ जाएगा। 1000 है तो ये बचेगा आपका 10⁻⁻7, ऊपर हो गया 10⁸ और ये है 34, तो वो -26। ठीक है बेटा, और ये है आपका 3, ये रहेगा आपका 3। ठीक है, अब ये आ जाएगा आंसर 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+7 आ जाएगा। 10⁻+7 का मतलब होगा 19, 3 × 10⁻19 जूल, -19 जूल। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो कुछ उसी के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। जूल में आपका आंसर आएगा 19 जूल। क्या मैंने सही किया है, अच्छे समझिएगा। 10⁻⁻7 होगा ये, तो 10⁻⁻7 बनेगा, ये -34 है और ये 8 है, तो 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 15
और 15 और 34 19, एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं आया कैसे सॉल्व करा इसको। और यहाँ से भी देखोगे तो 66 ये 6600 10 टू द पावर 6 होगा, 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +6, 10 टू द पावर +6 और -24 10 टू द पावर -19, तो ये टर्म बनेगा 3 × 10 टू द पावर -19, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट मोमेंटम, तो मोमेंटम एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, ये जो टर्म आया है ऐसा यूनिट में उसको 3 × 10 टू द पावर 8 से और डिवाइड कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक इंडिविजुअल फोटोन की जब बात करें तो सिर्फ hc या hf या hc बाई लेमडा, और उसका मोमेंटम हो जाता है बेटा E/c, तो h बाई लेमडा इज मोमेंटम। नेक्स्ट अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक 10 ग्राम मास का एक प्लेट है और वो प्लेट इक्विलिब्रियम है इन एयर ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम। एक देखो 10 ग्राम का एक प्लेट है जो कि एयर में इक्विलिब्रियम में है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम। ये लाइट बीम फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है। कैलकुलेट पावर ऑफ लाइट बीम इफ सरफेस इज 50% रिफ्लेक्टिंग। अब ढंग से समझना, मान लो इसका सरफेस एरिया ए है तो इसका एफबीडी जब बनाओगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करोगे, नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए mg। mg की वैल्यू कितनी होगी तो सीजीएस यूनिट में दिया उसको एसआई यूनिट में चेंज कर लो, तो 1/100 इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन। अरे भाई ग्राम को केजी में चेंज करा है और जी की वैल्यू को 10 रखा है, तो 1/10 न्यूटन पे नीचे फोर्स लगा है। ऊपर फोर्स कितना लगना चाहिए, इतना ही लगना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। कौन लगा रहा है ऊपर फोर्स, लाइट बीम की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है। अभी जितने भी लाइट बीम का रेडिएशन आया है आई, उसमें से I/2 रिफ्लेक्ट हो जाएगा इंटेंसिटी का बीम और I/2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि 50% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये 50% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस पर रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू होगी, याद करिए रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू I/c इंटू 1 प्लस रो। रो क्या है, रो है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। अगर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0 होगा मतलब नो रिफ्लेक्शन है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, तो रो को 0 रखोगे तो I/c आएगा। और 100% रिफ्लेक्शन है तो 100% रिफ्लेक्शन के लिए रो को 1 रखते हैं, तो 1 रखोगे तो 2 आएगा। अगर 50% रिफ्लेक्शन है, फॉर 50% रिफ्लेक्शन रो की वैल्यू हो जाएगी 1/2। हेंस रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, हाफ रखोगे यहाँ पे तो हाफ + 1 3/2, तो ये बनेगा आपका 3I/2c। ये आपका आ गया प्रेशर। लेकिन अपने को प्रेशर आया है किसके टर्म्स में, इंटेंसिटी के टर्म्स में। लेकिन हमने से क्या पूछा, पावर ऑफ द लाइट बीम। अब ढंग से समझना, ये प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा। प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स, और इधर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई करो तो भी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। और I/c क्या होता है आपका पावर। तो ये फोर्स ड्यू टू लाइट बीम जो होता है ना, प्रेशर के साथ साथ फोर्स भी याद रखना पड़ेगा आपको, 3P/2c, क्योंकि इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है, पावर। नहीं याद है तो इधर देखिए, इंटेंसिटी बराबर टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और E/T को आप क्या लिख सकते हैं, पावर, तो P/A। तो इंटेंसिटी को क्या लिख लेंगे आप, P/A। तो इंटेंसिटी को P/A लिखोगे और A को इधर भेज दो तो एरिया इंटू प्रेशर हो जाएगा आपका फोर्स। या आप क्या करोगे, A को इधर लिख दो तो इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है आपका, पावर। इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है, पावर। तो फोर्स कितना लगेगा, 3P/2c। तो उधर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा 3P/2c। अब अपने को क्या करना है कि ऊपर वाला फोर्स जो लाइट बीम की वजह से लगा और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होना चाहिए। तो बहुत आसान सा रिलेशन है, 3P/2c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 न्यूटन। 2 से कैंसिल करोगे ये होगा 5, और c को यहाँ पे ले जाओगे 5 मल्टीप्लाई, और 3 को भी नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका 3। P इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3। 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर 7। तो देखो बेटा ये तुम्हारा पावर जो लाइट बीम आया, कितना बढ़िया एक्सप्रेशन आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, और 50% अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो रेडिएशन प्रेशर से हमने रेडिएशन प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्स, और इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाता है आपका, पावर। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया हमने रख दिया पावर। तो देखो लाइट बीम की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा 3P/2c, क्योंकि 50% रिफ्लेक्शन हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, इसको पूरा का पूरा ये लाइट बीम का फोर्स ने बैलेंस किया। अगर ये ज़्यादा होता तो ऑब्जेक्ट ऊपर भागता, mg ज़्यादा होता तो ऑब्जेक्ट नीचे भागता। ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए,
रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल्स एट एन एंगल थीटा। एक आई इंटेंसिटी का रेडिएशन एक सरफेस पे थीटा एंगल पे फॉल कर रहा है। कितने एंगल पे फॉल कर रहा है? नॉर्मल से थीटा एंगल पे फॉल कर रहा है, फ्रॉम नॉर्मल। देन प्रेशर इफ सरफेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है तो उस लाइट बीम की वजह से, उस रेडिएशन की वजह से कितना उस पर प्रेशर लगेगा, ये पूछा है आपसे। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। कब प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, समझिएगा। द रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल्स एट एन एंगल अगेंस्ट थीटा फ्रॉम नॉर्मल। मान लो एक सरफेस है, ऐसे समझना बेटा, एक सरफेस बनाया हमने और इस सरफेस का नॉर्मल इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखो, ये है नॉर्मल, और जो रेडिएशन अभी तक हमने पढ़ा था वो सीधा सरफेस नॉर्मल के पैरेलल आता था। लेकिन ये बोल रहा है कि नॉर्मल से थीटा एंगल पे रेडिएशन ऐसे आया है, ऐसे आया थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे, और सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब जितने रेडिएशन आया है उतने रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया है। तो बताइए इस पे रेडिएशन प्रेशर कितना होगा? रेडिएशन प्रेशर निकालना है, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम की वजह से ड्राइव होता है वो, चेंज इन मोमेंटम। तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एक फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन इस लाइन पे चल रहा था, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, एक फोटोन होता है h बाई लेमडा, तो ये होगा h बाई लेमडा, ये थीटा है तो नॉर्मल से यहाँ पे थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये होगा h बाई लेमडा कॉस थीटा, और ये होगा h बाई लेमडा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि कोलिजन तो इससे हो रहा है h बाई लेमडा से, तो h बाई लेमडा कॉस थीटा से कोलिजन हो रहा है, सॉरी। तो चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से आएगा? h बाई लेमडा कॉस थीटा। तो जो रेडिएशन प्रेशर आप पढ़ते हो कंप्लीट रिफ्लेक्शन केस में 2I/c, कंप्लीट रिफ्लेक्शन केस में क्या पढ़ते हैं आप? 2I/c। असल में 2I/c नहीं होगा, 2I/c इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होगा भाई? सॉरी, I/c इंटू कॉस थीटा। चेंज इन मोमेंटम सिर्फ h बाई लेमडा कॉस थीटा, सॉरी 2I/c कॉस थीटा होगा। ये h बाई लेमडा कॉस थीटा से आया और ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा h बाई लेमडा कॉस थीटा से। तो रेडिएशन प्रेशर का डेरिवेशन देखिए, मैंने अभी कराया, इससे 4 सवाल 5 सवाल पहले कंसेप्ट पढ़ाया रेडिएशन प्रेशर का। रेडिएशन प्रेशर मोमेंटम ऑफ फोटोन में चेंज आने की वजह से आता है। अगर सीधा फोटोन आया है तो कितने मोमेंटम से आया? तो h बाई लेमडा से। रिफ्लेक्ट कितने से होगा? h बाई लेमडा से। ये नीचे आ रहा तो माइनस, ये ऊपर जा रहा तो प्लस, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 2h बाई लेमडा। लेकिन यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? यहाँ पे h बाई लेमडा कॉस थीटा से नीचे फॉल करा था और ऊपर उठेगा h बाई लेमडा माइनस कॉस थीटा से, ये प्लस कॉस थीटा है। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2h बाई लेमडा कॉस थीटा, तो ये आएगा 2I/c कॉस थीटा। ठीक है, अब n नंबर ऑफ फोटोन के लिए बात करेंगे। प्रेशर ड्यू टू n नंबर ऑफ फोटोन होगा, एक फोटोन से प्रेशर लगेगा नहीं। अब ये सरफेस ऐसा है, अगर इस तरीके से आ रहा होता है तो नंबर ऑफ फोटोन को अपन n ले सकते हैं, लेकिन ये सरफेस अगर लूं और इस तरफ आ रहा है रेडिएशन, ये एंगल थीटा है यहां से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस एरिया का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई सा भी एरिया नहीं ले सकते। अगर रेडिएशन ऐसे फॉल कर रहा है, एरिया ये ले लोगे तो यहाँ नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं। अगर एरिया ऐसे ले लोगे तो कुछ नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस करेगा, और एरिया ये ले लोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन क्रॉस करेगा। तो एक एरिया का प्रोजेक्शन आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो एरिया की वजह से यहाँ पे ए ऊपर आता है, उसका एक कंपोनेंट और आएगा तो एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो रेडिएशन प्रेशर आएगा 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। आप ढंग से रेडिएशन प्रेशर का डेरिवेशन देखिए और वहां से इंटरलिंक करके इसको समझिए, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इतना केजी पर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन केजी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए था। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज, देखिएगा प्लीज, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 3.3 इंटू 10⁻⁻29 kg, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। फोटोन की मोमेंटम गिवन है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। अच्छा, फोटोन की मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू E/c लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। और E को क्या लिख सकते हैं आप? HF/c। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है और फोटोन की मोमेंटम दिया है। कितना दिया? 3.3 इंटू 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकेंड होगा फोटोन की मोमेंटम। तो फोटोन की मोमेंटम यहां पे आप लिख दो P की जगह पे मोमेंटम, इसको C यहाँ ले आओ, P इंटू सी डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। मोमेंटम गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ये रिलेशन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेडिएशन E, रेडिएशन ऑफ एनर्जी E एंड नंबर ऑफ फोटोन इज एन। रेडिएशन जिसकी एनर्जी E है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी E एंड नंबर ऑफ फोटोन इज एन, देन फाइंड इफेक्टिव मूविंग मास।
अब ये अपन जानते हैं इफेक्टिव मूविंग मास को हमने कैसे ड्राइव किया है, तो इसी फॉर्मूले से ड्राइव किया, P इज इक्वल टू ई बाई सी से ड्राइव किया है। कैसे, तो अपन ने लिखा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी होता है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फोटोन की स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, सी के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे P को m इंटू सी, ये होगा m इंटू सी, तो ये हो जाएगा E बाई सी, ये सी नीचे आएगा, तो मूविंग मास ऑफ फोटोन इज E बाई सी स्क्वायर। मूविंग मास ऑफ फोटोन इज E बाई सी स्क्वायर, वेयर E इज अ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जहां पे E क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है बेटा, देखो फिर से ड्राइव कर देता हूँ रिलेशन में पूरा। देखो एक फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है E इज इक्वल टू इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है P इंटू सी। अभी ये मैंने आपको समझाया था। तो एक फोटोन की एनर्जी, ये लाइट बीम की एनर्जी नहीं है, एक फोटोन के मोमेंटम है ये P, और एक फोटोन की एनर्जी है ये E। तो यहाँ से P इज इक्वल टू ई बाई सी हो जाता है, और P को लिख सकते हो m इंटू सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, तो m बराबर ई बाई सी स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ये रेडिएशन ऑफ एनर्जी E दिया हुआ है, रेडिएशन की एनर्जी E है। इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E, उसको कैसे लिख सकते हैं आप, E इज इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इंटू n टाइम्स बराबर एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी होगा टोटल रेडिएशन की एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे एक फोटोन की जो एनर्जी है उसमें रखोगे तो ये होगा रेडिएशन की एनर्जी डिवाइडेड बाई n इंटू सी स्क्वायर। ये है आपका इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E बाई n इंटू सी स्क्वायर। असल में यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी लिखनी थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडिएशन की एनर्जी। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो ये याद रखते हैं तो आंसर टिक कर देते हैं E बाई सी स्क्वायर, लेकिन E बाई सी स्क्वायर इज नॉट अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज E बाई n इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ से E को लिख लो आप HF या कुछ भी लिख सकते हो, या E रहने दो, एक फोटोन है ये मोमेंटम है, ये C है, तो मूविंग मास ऑफ फोटोन आएगा E बाई सी स्क्वायर। लेकिन E किसका है, एक फोटोन का है, लेकिन सवाल में रेडिएशन का एनर्जी E दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है, टोटल रेडिएशन की एनर्जी E बराबर n, टोटल नंबर ऑफ फोटोन से रेडिएशन बनता है, n नंबर ऑफ फोटोन से रेडिएशन बना है इंटू एक फोटोन की एनर्जी E। तो एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी टोटल एनर्जी बटा नंबर ऑफ फोटोन, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया, थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। आंसर क्या होगा, E बाई n इंटू सी स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का, क्या बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, कितने मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट, और यहां से रेडिएशन एक स्विच ऑन करा, पहले रेडिएशन नहीं था, जैसे रेडिएशन स्विच ऑन करा ये जाके इससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद ये इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, सरफेस एरिया है A और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्ट आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, m मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। तो इसका कुछ ये डायग्राम बन जाएगा, ये वर्टिकल से कितना थीटा एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपसे पूछ सकता है सवाल, ठीक है ना। तो उसको निकालते हैं, देखो रेडिएशन की इंटेंसिटी मान लेते हैं I है ना, या गिवन होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज I। तो इस पे प्रेशर कितना लगाएगा, तो सरफेस कैसा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, तो इस पे प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा, प्रेशर वो होगा आपका 2I/c, ठीक है। और फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और एरिया इसने दिया हुआ भी था A, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू आएगा 2IA/c, और आगे की तरफ ये फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, और ये रेडिएशन की वजह से फोर्स लगेगा आगे की तरफ। और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट, तो इसमें टेंशन T ऊपर होगा, इस लाइन इस स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में देखे, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से भी थीटा बनाएगा, T का ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, और इस तरफ T का कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। थोड़ा सा NLM का कंसेप्ट है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये किसी थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो थीटा कितना होगा हमें निकालना है। तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू F, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे T cos थीटा इज इक्वल टू mg। इस F की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2IA/c, 2IA/c, कुछ कैंसिल होगा नहीं, इस तरफ टेंशन कैंसिल होगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 2IA/c mg, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2IA/c mg। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, ये बिल्कुल सही बात है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2IA/c mg, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या
इस वैक्यूम में एक फोटोन का जो स्पीड होता है क्या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है? हाँ, ये क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन। अरे लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोन, तो स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम इज सी। एंड स्पीड ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये स्पीड ऑफ लाइट सी प्लस माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर या सोर्स इज इक्वल टू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आइंस्टाइन का पॉस्टुलेट है कि सी प्लस माइनस वी बराबर सी। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सोर्स एंड ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो तुम्हारी तरफ एक लाइट आ रहा है सी स्पीड से, तुम रेस्ट में हो, तुम उसकी तरफ भाग के देखोगे तो भी वो सी से ही आपको अप्रोच करेगा। मान लीजिए एक सोर्स है जिससे लाइट सी स्पीड से निकल रहा है, मीट हो रहा है, अगर आप भागते हुए टॉर्च को ऑन करोगे तो भी सी स्पीड से निकलेगा। वो इसका ये कारण नहीं कि ऑब्जर्वर की स्पीड बहुत कम है, ऑब्जर्वर की स्पीड सी रख दोगे ना तो भी याद रखना सी प्लस माइनस सी बराबर सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, नेट स्पीड सी ही आएगा। ठीक है, ये आइंस्टाइन का पॉस्टुलेट है, अगर पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम या स्पीड ऑफ फोटोन इन अ वैक्यूम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर।